नमस्कार बच्चों, हम अध्याय 18 जो है उसकी बात कर रहे थे। लेसन नंबर 18 और लेसन नंबर 18 में जो है मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता चुका हूँ। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। और उसके बाद में हम लोग RH फैक्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? RH फैक्टर जो है वो पढ़ रहे थे। लॉर्ड जो कार्ल लेनस्टीनर और विनर ने 1940 के अंदर RH कारक की खोज की थी। उपस्थिति को RH पॉजिटिव और अनुपस्थिति को RH नेगेटिव बोला था। और लगभग विश्व में 80% जो लोग हैं वो RH धनात्मक हैं और 20% RH ऋणात्मक। इसी आधार पे अगर भारत में बात करें तो RH के पॉजिटिव के लगभग 93 से 97% और अगर RH ऋणात्मक की बात करें तो वो 3 से 7% लोग निवास करते हैं। रक्त का दान करते समय ध्यान रहे, हमें रक्त समूह का मिलान तो करना ही करना चाहिए, उसके साथ साथ RH कारक जो है उसका भी मिलान करना अति आवश्यक होता है। इसी वजह से हम लोग एक अयोग्यता पढ़ने वाले हैं, एक रोग पढ़ने वाले हैं जो RH कारक की वजह से होता है। प्यारे बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही इस रोग की हम लोग बात करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, हिंदी में इसको गर्भ रोगाणु कोरकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ रोगाणु कोरकता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, गर्भ का मतलब गर्भ, रक्ताणु का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था RBC को बोला जाता है। रक्ताणु किसको बोला जाता है? RBC को। कोरकता मतलब RBC में जो है कुछ अयोग्यता आ जाना गर्भ के अंदर। तो हम लोग पूरे रोग की बात करेंगे विस्तार से। कक्षा 10 में भी आपके ये टॉपिक था और 2017 के अंदर परीक्षा में पूछा भी गया था। शुरुआत करते हैं इस रोग की। तो यह एक प्रकार की RH अयोग्यता है। कैसी अयोग्यता है? RH अयोग्यता वाला ये रोग जो है वो है। जो एक गर्भवती महिला, देखिए यदि गर्भवती महिला RH धनात्मक है, गर्भवती महिला क्या है? RH धनात्मक है, ओके। और उसके गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है, जो भ्रूण एम्ब्रियो जो है उसके गर्भ के अंदर जो है पल रहा है या विकसित हो रहा है, वो RH धनात्मक है के बीच पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है और इस रोग से क्या हो जाता है उसकी बात करते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इस रोग के अंतर्गत क्या होगा? इस रोग के अंतर्गत RH ऋणात्मक स्त्री का विवाह RH धनात्मक पुरुष से करवा दिया जाता है। भाई महिला क्या है? RH ऋणात्मक और पुरुष जो है वो क्या है? RH धनात्मक। अब सभी को पता है शादियां क्या रुधिर वर्ग देख के थोड़ी होती हैं, नहीं होती ना, कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देख कर तो होती नहीं है। तो जब बच्चे उत्पन्न करने होते हैं तब डॉक्टर वगैरह ये सब चेक जो है वो करते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से शादी जो है RH ऋणात्मक स्त्री की का विवाह जो है वो RH धनात्मक से करवा दिया गया और स्त्री RH प्लस या RH धनात्मक शिशु को जन्म देती है। जब प्रसव की क्रिया होती है, उस महिला द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो वो बच्चा क्या होता है? RH धनात्मक होता है, ठीक है। तो RH प्रतिजन माता के रक्त में चले जाते हैं। तो भाई RH जो धनात्मक प्रतिजन है वो माता के रक्त में चले जाते हैं। भाई इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मैंने आपको बता दिया महिला RH ऋणात्मक है, पुरुष RH धनात्मक है। जब इनके बीच में जनन की क्रिया हुई तो गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा था वो RH धनात्मक था और इस शिशु ने मान लीजिए जन्म भी ले लिया। उस समय जब ये विकसित हो रहा होता है तब RH ऋणात्मक होती है महिला, उसके अंदर रक्त के माध्यम से, क्योंकि जो गर्भ होता है, जो भ्रूण होता है, उसका कनेक्ट मादा के अपरा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो उससे रक्त का आदान प्रदान या पोषण पदार्थ उसी से मिलते हैं। तो ये RH धनात्मक शिशु था जो गर्भ में पड़ रहा था। ये एंटीजन भी इस रक्त के अंदर मिल जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझ गए? इसके मिलने से क्या होगा?
आर एच ऋणात्मक मादा में आर एच प्रतिजन के विरोध विपरीत प्रतिरक्षी बनती है। इसके विरोध आर एच प्रतिरक्षी बनती है, प्रतिजन नहीं, जबकि आर एच क्या है, प्रतिजन है। इसके विरोध में एक प्रतिरक्षी बनती है, जिनको बनने में काफी समय लगता है। तो पहला बच्चा जो होता है वो तो स्वस्थ पैदा हो जाता है, सामान्य पैदा हो जाता है। देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है जिनको बनने में समय लगता है। तो इनके प्रथम आर एच प्लस शिशु तो सामान्य पैदा होगा, लेकिन दूसरे गर्भ धारण के समय यदि शिशु आर एच पॉजिटिव है तो मादा में पहले उपस्थित जो आर एच प्रतिरक्षी थी ये कब बन गई है, जब प्रथम शिशु ने जन्म लिया था। जब प्रथम भ्रूण जो है वो गर्भ के अंदर विकसित हो रहा था, तब ये आर एच प्रतिरक्षी बन गई थी। समझ गए, यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है। तो ये आर एच प्रतिरक्षी अप्रा या प्लेसेंटा द्वारा, ये अप्रा या प्लेसेंटा बोलते हैं इसको, ठीक है, या ओवेल भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रख लेना, ओवेल भी इसको कहा जाता है। जो गर्भ के अंदर भ्रूण है वो उसको पोषण प्रदान करता रहता है, ये अप्रा या प्लेसेंटा। इसके द्वारा भ्रूण में पहुंचाकर, इसके द्वारा किस में पहुंचाकर, भ्रूण में पहुंचाकर, जो दूसरा शिशु है उसके भ्रूण में पहुंचाकर वहां पे आरबीसी का लयन शुरू कर देता है। लयन का मतलब होता है तोड़ना, लयन का मतलब तो क्या होता है, तोड़ना। लाइसिस जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइसिस, शुरू कर देता है। तो उस जो भ्रूण पल रहा है दूसरा, उसकी आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देता है प्यारे बच्चों, और अब इसके कारण आरबीसी जो है वो फट जाएगी। आरबीसी जो है वो क्या हो जाएगी, सॉरी, आरबीसी जो है वो फट जाएगी, और ये भ्रूण के लिए जानलेवा होता है। इससे भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है, या इससे रक्त की कमी हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता कहा जाता है। रक्त की कमी हो जाएगी, या जिसे हम लोग रक्त अल्पता कहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो रक्त की कमी हो जाएगी, और या फिर दूसरी कंडीशन में अगर बात करें तो पीलिया रोग हो सकता है। कौन सा रोग? क्योंकि पीलिया रोग जो है वो लीवर से संबंधित है, तो ये रोग भी हो सकता है, या फिर भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। तो इस स्थिति को ही हम लोगों ने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोला है। गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है, जिसमें आरबीसी फट जाती है। क्यों फटती है, क्या प्रोसेस रहती है? पहला बच्चा सामान्य होता है, दूसरे में ये सिचुएशन बनती है। मैंने सब बातें धीरे धीरे आराम से आपको क्लियर की हैं। फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी हमारे भविष्य के लिए भी, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके फिर बचाव क्या है, अगर ऐसा होता है तो फिर बचाव क्या है? तो एक इंजेक्शन लगता है, या फिर जो है इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद, जब पहला प्रसव हो जाता है उसके तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। किसका इंजेक्शन लेना चाहिए? आरएच एंटीबॉडी जो है उसका इंजेक्शन लेना चाहिए। आरएच एंटीबॉडी का क्या लेना चाहिए? इंजेक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी बात यहाँ पे थी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव। रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आती है मुख्य कि रक्त स्कंदन होता क्या है, रक्त जमाव होता क्या है। इसको एक नाम और लिख सकता हूं मैं, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का क्या लिख सकता हूं? रक्त का थक्का। तो आप लोग ये नाम भी इसमें लिख सकते हो। देखिए, जब शरीर पर चोट लग जाती है, चोट लगने पर शरीर से रक्त बाहर आता है। हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद वो रक्त जो है वो अपने आप रुक जाता है, और जिस स्थान पर चोट लगी है उस स्थान पर गहरे लाल व भूरे रंग का निशान बन जाता है। गहरे लाल व भूरे रंग का क्या बन जाता है? निशान बन जाता है। प्यारे बच्चों,
वही गहरे रंग का निशान, वही भूरे गहरे रंग का निशान रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन या रक्त का जमाव कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये चोट लगने पर बनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि शरीर के अंदर बन जाए तो ये जानलेवा भी होता है। इसलिए ये चोट लगने पर जो रुधिर शरीर से बाहर निकलता है उसको रोकने में बहुत सहायक होता है। उसी को रक्त का थक्का कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमने प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीनें पढ़ी थी, फाइब्रिनोजन, इसके अलावा ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। मैंने आपको फाइब्रिनोजन के अंदर बताया था कि यह रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होती है। इसके अलावा मैंने आपको प्लेटलेट्स के अंदर बताया था, बिंबाणु के अंदर बताया था कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान जो है वो देती हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कैल्शियम आयन जो है वो भी इस क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्यारे बच्चों देखो, चोट लगने के फलस्वरूप बता दिया आपको, इसके कारण जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे इस जमाव में मरे हुए संगठित पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, साथ ही गहरे लाल भूरे रंग का निशान बन जाता है। उसी को रक्त का थक्का कहते हैं, जो बहने वाले रुधिर को रोकता है। रक्त का थक्का, रक्त के थक्के की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, रक्त का थक्का जो है प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन व प्लेटलेट्स की सहायता से बनता है। और इस क्रिया में कौन से आयन की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस क्रिया के अंदर निभाता है। प्यारे बच्चों, यह था आपका रक्त स्कंदन। किस प्रकार से रक्त स्कंदन की प्रोसेस होती है वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर होता तो ज़रूर करते, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12 जीव विज्ञान की पुस्तक में इस टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, आपके केवल रक्त स्कंदन या रक्त के जमाव की परिभाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। प्यारे बच्चों, आज का एक और मुख्य टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस जो रक्त और लसिका जो था वो टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब बताता हूँ मैं आपको लसिका क्या होती है। लसिका की बात करते हैं तो ये एक रंगहीन द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? रंगहीन द्रव होता है, जिसमें लिम्फोसाइड मिलते हैं। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार के बताए थे, बी एंड टी। ये शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? शरीर की प्रतिरक्षा, रोगों से बचाने वाली क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लसिका के अंदर पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के सेवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लसिका जो होती है पोषक पदार्थों के लिए शरीर में, और साथ में हार्मोन जो होते हैं उनके परिवहन, उनके सहवन, उनके अभिगमन, उनके स्थानांतरण, एक ही बात है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्यारे बच्चों, आगे अगर बात करते हैं तो रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान उत्तक द्रव से ही होता है। और जो ये उत्तक द्रव शब्द है ये इसी लसिका या लिम्फ को कहा जाता है। इसी लसिका या फिर किसको कहा जाता है? लिम्फ को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, आपको पूरा दिखे। प्यारे बच्चों, रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान उत्तक द्रव से ही होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करता है। भी बहुत सारी वाहिकाएं आपस में जुड़ के लसिका तंत्र का निर्माण कर लेती हैं, और इस लसिका तंत्र में उपस्थित तरल द्रव को ही क्या कहा जाता है? लसिका। तरल या द्रव को ही क्या कहा जाता है? लसिका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं। आप लोगों को जो पढ़ने वाले हैं उनको याद भी आ जाएगा। जब हमने इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषण की बात की थी तो वहाँ पे अंकुर थे। उन अंकुरों में उपस्थित जो लेक्टियल वसा थी, कौन सी वसा? लेक्टियल जो वसा थी, उस वसा को लसिका द्वारा ही क्या किया जाता था? अवशोषित किया जाता है या किया था। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण आज का हमारा टॉपिक रहा, जिसमें हमने मुख्य रूप से एक तो रोग की बात की, इरिथ्रोब्लास्टिस और फिटेलिस। दूसरी हमने रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं रक्त स्कंदन को अंग्रेजी में, उसकी हमने बात की। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।